दोस्तों, हम सभी जानते हैं और कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि रशिया और भारत के बीच में डिफेंस को छोड़कर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। यानी हम लोग ट्रेड को कुछ इस लेवल का ले जा सकते हैं जिसकी कल्पना हमने पहले नहीं की थी। और ये अभी तक की भारत की काफी गलती रही है कि भारत ने रशिया के साथ उस लेवल का ट्रेड नहीं किया जो कि हमें करना चाहिए था। यकीनन रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए भारत के पास बहुत सारे स्कोप हैं। अभी इस समय की आप बात देख लीजिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है युद्ध। ऐसी परिस्थिति में रशिया के ऊपर लग चुके हैं कई सारे प्रतिबंध जो मढ़े गए हैं अमेरिका और कई सारे यूरोपियन देशों की तरफ से। इस वजह से रशिया, जो कि गेहूं का बहुत बड़ा सप्लायर था, उसका गेहूं मार्केट में नहीं आ पा रहा है। दूसरा, यूक्रेन भी इसी लेवल का देश था। यूक्रेन भी काफी बड़ी मात्रा में अपनी गेहूं की सप्लाई दुनिया भर को करता था, लेकिन रशिया ने यूक्रेन को कुछ इस तरह से घेर लिया है कि यूक्रेन का गेहूं बाहर निकल ही नहीं पा रहा है और इंटरनेशनल मार्केट तक उसे पहुंचा पाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में दुनिया भर के अंदर गेहूं का क्राइसिस आना संभव है। लेकिन इसके बाद फिर नंबर आता है भारत का, क्योंकि भारत भी बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादक है। हालांकि हमारी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है, यानी घर में ही हम लोग इतना इस्तेमाल कर लेते हैं कि उतना ज़्यादा नहीं बच पाता जो कि हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर दें। हालांकि फिर भी हमारे पास काफ़ी कुछ मात्रा में गेहूं होता है जो कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और इस समय भी कर रहे हैं। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर ज़्यादा समय तक भी चल सकता है, जिस वजह से भारत को फर्टिलाइजर वगैरह के फील्ड में भी काफ़ी दिक्कतें गई, क्योंकि फर्टिलाइजर वगैरह भी हम लोग इन दो देशों से काफ़ी हद तक खरीदते थे। तो कहीं भारत में क्राइसिस ना हो जाए और भारत को उल्टा कहीं से गेहूं ना खरीदना पड़े, इस वजह से भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। आटे के ऊपर भी बैन लगा दिया। कहने का मतलब, आप गेहूं को डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए व्यापारी क्या करते हैं, बड़ी चतुराई से उसे प्रोसेस कर देते हैं और प्रोसेसिंग के बाद फिर उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। इस वजह से आटे के ऊपर भी बैन लगा दिया गया ताकि आप प्रोसेस्ड अनाज को भी बाहर ना बेच पाएं और भारत के अंदर किसी तरह का कोई क्राइसिस इन फ्यूचर जनरेट ना हो। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि इन सारी चीज़ों की वजह से दुनिया भर के अंदर क्राइसिस आना बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की जो कीमतें हैं उसके अंदर भी उछाल देखने के लिए मिला। कई सारे देश इस समय भारत के हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि भैया फूड सिक्योरिटी हम लोगों के साथ साइन कर लीजिए। पता चला हम लोग भूखे मर गए, आपने हाथ ऊंचे कर दिए। तो इस तरह का एक पूरा दौर चला और हम लोगों ने देखा काफ़ी महीनों इसको लेकर माथापच्ची चलती रही। लेकिन यहाँ पर भारत की तरफ से निकाला गया एक शॉर्टकट। भाई, रशिया का गेहूं मार्केट में नहीं आ सकता, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि सैंक्शंस लगे हुए हैं इसलिए कोई भी देश नहीं खरीद सकता। लेकिन अब भारत ने ये विचार किया है रशिया के साथ मिलकर कि ठीक है, हम आपका गेहूँ खरीद लेते हैं, जितना आप बेचना चाहते हैं उतना सबका सब हम खरीद लेते हैं। और यहाँ पर केवल खरीदते ही नहीं बल्कि उसे प्रोसेस भी करते हैं। यानी उससे आटा बनाएंगे या फिर आटे से जो बाकी के प्रोडक्ट बन सकते हैं वो सारे प्रोडक्ट बनाएंगे और उसके बाद फिर उन्हें बेचेंगे। तो आप एक बार थोड़ा सा सोच कर देखिए कि जब किसान गेहूं बेचता है तो वो 20 के अंदर ही होता है, यानी पर केजी 20 रुपये किलो के अंदर वो गेहूं मिल जाता है। लेकिन जब उसी 1 किलो गेहूं का आटा पीस दिया जाता है जिसमें 2 रुपये पिसाई लगती है और 2 रुपये का पैकेट मान लीजिए, तो 4 रुपये ऊपर लगे, बहुत हुआ तो 24 रुपये कीमत होनी चाहिए 1 किलो आटे की। लेकिन आटे की कीमत 30 के लगभग होती है, इवन 30 प्लस भी जाती है। तो कहने का मतलब फूड प्रोसेसिंग में जबरदस्त फायदा है। तो अब फूड प्रोसेसिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट क्या है? अनाज। तो वो अनाज ले पा रहे हैं हम लोग रशिया से। रशिया से बाकी कोई नहीं खरीद पा रहा है, लेकिन भारत ने थोक के भाव में बहुत सारी क्वांटिटी में अनाज खरीद लिया, गेहूं खरीद लिया। उसी गेहूं का बताया जा रहा है कि अब प्रोसेस किया जाएगा और भारत में तो उसका इस्तेमाल किया ही जाएगा, बल्कि इसके अलावा हम लोग उन देशों को भी बेच पाएंगे जो कि रशिया से डायरेक्टली नहीं खरीद पा रहे हैं। यानी हम लोग रशिया से गेहूं खरीद रहे हैं और उसी गेहूं को किसी दूसरे फॉर्म में या गेहूं के फॉर्म में ही सही हम लोग तीसरे देश को बेच रहे हैं। तो बीच का मुनाफा आप सोचिए कि कितना जबरदस्त होने वाला है। ये सारा का सारा होगा भारत को और रशिया को भी इससे फायदा है, क्योंकि रशिया का गेहूं तो वैसे ही सड़ना था, रशिया बेच ही नहीं पा रहा था सैंक्शंस की वजह से। इस वजह से रशिया कितनी भी कोशिशें कर लेता, अंततः उसका गेहूं सड़ जाता। या फिर वो छोटे मोटे देश जिसके ऊपर रशिया का अच्छा इन्फ्लुएंस है, भूखों मरने की स्थिति है, उन्हें यूं ही वो दान कर देता। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी विकल्प उसके पास नहीं बचता। तो यहाँ पर इस तरकीब की वजह से उसे भी फायदा हुआ कि रशिया का जो गेहूं है वो किसी भी रेट पर निकले, कम से कम निकले तो सही रशिया से, और भारत को बीच में मिल जाएगा मोटा मुनाफा, क्योंकि इसी गेहूं के बदौलत हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। रशिया का गेहूं भंडारण कोई छोटा मोटा नहीं होता है। तो ये तरकीब निकाली है भारत और रशिया ने। यानी भारत रशिया से गेहूं लेकर फिर उसे अमेरिका और यूरोपियन देशों के सामने उन्हीं को बेचेगा। तो ये मेरे हिसाब से इस क्राइसिस के दौर का सबसे बड़ा मास्टर प्लान है। इस तरह की चीजें हमें और करनी चाहिए। वैसे यहाँ पर पेट्रोलियम को लेकर भी बातें कुछ समय पहले निकली थी। अमेरिका और यूरोपियन देशों की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि भारतीय कंपनियों ने बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदा रशिया से और उस क्रूड ऑयल को भारत भेजने के साथ साथ इन्होंने बेचा भी है, यानी थर्ड पार्टीज को वो क्रूड ऑयल सप्लाई भी किया है और बीच में कमाया है मोटा मुनाफा।
वैसे भारतीय कंपनियां पहले भी इस क्राइसिस के दौर से पहले भी रशिया के अंदर इस तरह का बिजनेस करती थी। वो वहां पर तेल खरीदती थी और उसी तेल को दूसरे देशों को थोड़े मोटे दाम पर बेचा करती थी और बीच में मुनाफा कमाती थी। लेकिन अब ये बड़े लेवल का हो रहा है और यहाँ पर मुनाफा भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि रशिया इस समय हमें डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल दे रहा है। तो कहने का मतलब सारी कुछ चीजें हम लोग रशिया से कम भाव में खरीद रहे हैं। इससे रशिया को भी नुकसान नहीं है, वैसे भी वो चीजें खराब ही होनी है। तो रशिया से लेकर फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने की तरकीब भारत ने निकाली है। तो यही कुछ खबर आई थी जो मुझे आपको बतानी थी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।